हेलो चैंपियंस। तो आज के इस लेक्चर में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ह्यूमन ब्रेन पढ़ाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी में पढ़ने पर बच्चों को ये ह्यूमन ब्रेन का जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आता, इसके पार्ट्स और उसके फंक्शन क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर देख लिया तो आपको ह्यूमन ब्रेन का पूरा जो टॉपिक है वो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की तो पहले ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये आपका एनसीईआरटी का ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है। अब इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल यानी ये जो ब्रेन की जो हड्डी है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, स्कल भी कहते हैं, इसके अंदर होता है और इसी को बोनी बॉक्स भी कह दिया जाता है ना। क्या कह दिया जाता है? क्रेनियम को, स्कल को बोनी बॉक्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस बोनी बॉक्स के अंदर होता है हमारा ब्रेन। तो ये हो गया ब्रेन। ठीक है, अब ब्रेन को बेसिकली हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो है ना, ये आपका फोर ब्रेन है। ये जो छोटा सा पार्ट है ये मिड ब्रेन है। ठीक है, और ये जो पार्ट है इतना जो देख रहे हो आप, ये आपका हाइंड ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन के फर्दर दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट आप देख रहे हो है ना, जो मैक्सिमम पार्ट एरिया कवर कर रहा है, ये होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम, ठीक है। ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम मिलाकर बनता है फोर ब्रेन। मिड ब्रेन केवल इतना सा है। ठीक है, बाकी ये पोन्स, ये मेडुला और ये जो आपका सेरेबेलम है, इन तीन पार्ट्स को मिलाकर बनता है हाइंड ब्रेन। ठीक है, और यहाँ एक और ग्लैंड है जिसका मेंशन करना जरूरी है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो ये अलग से एक पार्ट है। ठीक है, इसका आगे इस लेक्चर में अगर आप इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जब हार्मोन्स टॉपिक पढ़ोगे तो वहां इस पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, हाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो ये सारे पार्ट्स आपको बनाने आने चाहिए। एनसीईआरटी के हर डायग्राम को आप बना बना कर प्रैक्टिस करो, है ना। एक बार एनसीईआरटी की बुक देख लो, फिर बुक बंद कर दो और एक पेज पर सारे डायग्राम बनाओ और उसके लेबल पार्ट्स को लेबलिंग करो। दो तीन बार डायग्राम बनाओगे, तीन बार चार बार, अपने आप आपको बनाना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि डायग्राम दे देगा और इन लेबल पार्ट्स को कर देगा ABCD और बोलेगा कि इन ABCD का नाम लिखिए। तो नाम तभी लिख पाएंगे जब आपको पार्ट्स पता हो और सही एरिया पता हो। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्या है, तो आपको याद था, एनसीईआरटी में पढ़ा था, ये मेडुला है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये क्या है तो आपको याद है कि ये सेरेबेलम है, तो याद भी रखना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी का डायग्राम जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब मेडुला पर जाकर ब्रेन खत्म हो जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हुए नीचे जाता है ना। तो यानी कि मेडुला के बाद क्या शुरू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि अलग स्ट्रक्चर है, ब्रेन से जुड़ा होता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं है, ह्यूमन ब्रेन से अलग है, जुड़ा है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन में केवल इतना आएगा, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी आएगा। क्लियर? चलिए, अब अगर बात करें हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट से बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन पार्ट है, जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ठीक है, वो भी दो पार्ट से बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे बॉडी का ब्रेन और हमारे बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कमांड सेंटर। ठीक है, और इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो नसें निकलती हैं जो पूरे बॉडी में फैल जाती हैं, ब्रेन से निकलती हैं क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, है ना। तो यहां एक्चुअली नर्व होना चाहिए, नर्वस हो गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं, यहां होना चाहिए नर्व्स। क्लियर? तो ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, ये सारी नसों का जो नेटवर्क है उसे हम मिलाकर कह रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है,
तो हमारे बॉडी पार्ट से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जानी है वो लेकर कौन जाएगा? न्यूरॉन्स, नर्व्स। वो कौन से नर्व्स हैं? यही दोनों नर्व्स हैं। तो ये दोनों नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और ये दोनों मिलकर ह्यूमन नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। मैंने अभी बोला कि बॉडी पार्ट्स, जैसे स्किन बॉडी पार्ट है, स्किन पर किसी ने गर्म बर्तन को टच करा दिया, आपको फील हुआ? क्यों फील हुआ? क्योंकि यहां से मैसेज कहां तक गया? ब्रेन तक, है ना। अगर मान लो आपने मतलब बहुत ज्यादा गर्म नहीं है बर्तन, तो आप हाथ नहीं हटाओगे, है ना। और अगर बहुत ज्यादा गर्म बर्तन हुआ तो जैसे टच होगा हाथ हटा लोगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन तो स्पाइनल कॉर्ड से ही कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बर्तन बहुत ज्यादा गर्म नहीं रहा, किसी ने आपको टच करा कर पूछा कि बताओ गर्म है क्या, तो आप कहोगे हाँ, तो आपने सोच के बताया। तो ये सोचने वाला पार्ट कहाँ हुआ? ब्रेन में। इसका मतलब कि जब किसी ने हल्का सा गर्म बर्तन टच करा कर पूछा आपसे कि बताओ बर्तन गर्म है कि नहीं है, तो यहां से मैसेज नर्व्स के थ्रू कहां पहुंचा? ब्रेन। ब्रेन किसका पार्ट है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी बॉडी के पार्ट्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कौन कनेक्ट करता है? वो कनेक्ट करेगा जो इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा और इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, यानी नसें, नर्व्स। और वो कौन सी नर्व्स हैं? यही क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। और ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि ये जो पीएनएस होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को सीएनएस से कनेक्ट करता है। इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन, बातचीत, मैसेज को ले जाना, मैसेज को ले आने का जो काम है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, अब जैसे आपके माइंड को पता चला कि भाई गरम है ना गरम, तो आप क्या करोगे? अपना हाथ धीरे से हटाओगे और बोलोगे भैया जो आपने गरम बर्तन टच कराया था वो गरम है। उसने क्वेश्चन पूछा था ना बर्तन टच कराकर, बताओ बर्तन गरम है कि नहीं। तो पहले इंफॉर्मेशन गई फिर इंफॉर्मेशन वापस आई, यानी इंफॉर्मेशन गई फिर इंफॉर्मेशन वापस आई। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंफॉर्मेशन गई सीएनएस के पास, फिर वहां से इंफॉर्मेशन वापस आई बॉडी पार्ट्स तक। तो ये कौन है जो बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन सीएनएस तक लेके जा रहा है और सीएनएस से इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट्स तक ला रहा है? तो वो नसें हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और वो दोनों मिलके क्या बनाती है? पीएनएस। तो पीएनएस बॉडी पार्ट्स को और सीएनएस को कनेक्ट करता है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में ह्यूमन ब्रेन की। तो अभी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट से मिलके बना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट मैंने बताए थे, याद करो डायग्राम में। डायग्राम याद आ रहा है? फोर ब्रेन के 2 पार्ट, सेरेब्रम, ये पूरा सेरेब्रम है ना, क्या है? सेरेब्रम है, सेरेब्रम, और ये हाइपोथैलेमस, ये जो आपको यहां दिख रहा है। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है? फोर ब्रेन बनाता है। ठीक है, क्लियर। मिड ब्रेन छोटा सा हिस्सा है, डायग्राम में आपको दिखाया था। फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है। अब जरा डायग्राम पे गौर फरमाओ, ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको डायग्राम? मैंने सब कुछ हटा दिया, डायग्राम को ध्यान से देखो। ये रहा पोन्स, ये रहा मेडुला और ये रहा सेरेबेलम। तो ये सारा पार्ट मिलकर क्या बन गया? हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि ह्यूमन ब्रेन, अब ये अगर आप एग्जाम में कोई आपसे कहे कि डिफाइन ह्यूमन ब्रेन सिस्टम, मतलब सॉरी, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो सबसे पहले क्या करना? ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बनाकर इस तरीके से फ्लो चार्ट बना देना। तो आपने डायग्राम से पार्ट्स को समझा दिया, फ्लो चार्ट से कौन सा पार्ट किसके अंडर आता है वो समझा दिया, फिर सबके फंक्शन लिख देना। ठीक है,
तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाकर मैंने आपको इसलिए बताने की कोशिश की कि एनसीईआरटी में पढ़ने पर समझ में नहीं आता कि कई बार कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर ये देख लेते हो तो आपको एक लेक्चर में ही सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी फिर उठा के पढ़ोगे तो सब क्लियर लगेगा, ठीक है। अब आते हैं इन सभी पार्ट्स का फंक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी में सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, मेडुला और सेरेबेलम, इन 4 पार्ट्स के फंक्शन के बारे में मेंशन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहला है सेरेब्रम। तो एक तरफ मैंने पार्ट्स लिखा है, दूसरी तरफ मैंने फंक्शन लिखा है, ठीक है, ताकि एक स्लाइड में आपको सारे फंक्शन, सारे पार्ट्स के पता चल जाए। तो सेरेब्रम का काम क्या है? हमारे बॉडी के वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। वॉलंटरी एक्शन मतलब जैसे मैं अब एक्सरसाइज करने के लिए अपना हाथ हिला रहा हूँ, अपने पैर जंप कर रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, ठीक है। तो हाथ पैरों को जो हम लोग हिला रहे हैं, ऐसे मुंडी मैंने हिलाई, तो ये मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, ये नहीं अपने आप हो जा रहा है ना। मैंने जेम्स बॉन्ड की तरह ऐसे बंदूक तान दी, टेन टेडिंग, तो ये सब मेरे इच्छा से हो रहा है। अगर मैं ना चाहूँ तो मैं एक जगह खड़ा रहूँगा, ना मेरे हाथ हिलेंगे ना पैर हिलेंगे। यानी ये सारे वॉलंटरी एक्शन हैं जो मेरे इच्छा के अनुसार हो रहा है। तो मेरा इच्छा, तो ये इच्छा कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? ये ब्रेन के किस पार्ट से? ब्रेन के फोर ब्रेन के सेरेब्रम से। तो हमारा जो सेरेब्रम होता है ब्रेन का, वो सारे वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेंटर है जो कि हमारे हंगर और थर्स्ट को रिलेट करता है। यानी कि हंगर और थर्स्ट, जब आपको भूख लगती है या जब आपको प्यास लगती है, तो ब्रेन के किस पार्ट ने आपको बताया कि आपको भूख या प्यास लगी है, अब खाना खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी पीना चाहिए? कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस बताएगा, ठीक है। और जब आप खाना खाकर कहते हो या माइंड से अंदर से आवाज आती है कि नहीं पेट भर गया, मम्मी रहने दो, अब रोटी मत बनाओ, पेट भर गया है, तो ये जो फीलिंग ऑफ फुल है, ये भी कौन दे रहा है आपको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक मैसेज आता है और आप अब खाना बंद कर देते हो क्योंकि आपका पेट भर गया है। आप पानी पीते हो, 2 गिलास ठंडा पानी पिया मजे से और फिर कहा नहीं अब प्यास नहीं लगी है, तो ये प्यास बुझ गई, पेट भर गया, ये जो फीलिंग ऑफ फुल है, ये भी कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। और भूख और प्यास लगी है, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, ये भी कौन बताता है? ये भी हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। तो सेरेब्रम भी हो गया, हाइपोथैलेमस भी हो गया। अब आता है मेडुला। वॉलंटरी एक्शन तो सेरेब्रम कंट्रोल करता है, लेकिन बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन मतलब जो अपने आप हो रहे हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड का प्रेशर बढ़ घट सकता है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने ब्लड का प्रेशर बढ़ा लो, मैं अपने ब्लड का प्रेशर बढ़ा लूं, तो मेरे कहने से नहीं होगा, मेरी इच्छा से नहीं होगा। मैं अपनी इच्छा से हाथ तो मूव करा सकता हूं, लेकिन अपने ब्लड का प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। सलाइवेशन, अच्छा खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, सलाइवा का बनना, वो अपने आप बनेगा, ठीक है। अभी मैं चाहूं मेरे सामने खाना नहीं है, लेकिन मैं चाहूं कि इस मुंह में सलाइवा बन जाए, नहीं बनेगा, वो अपने आप बनता है, ठीक है। वोमिटिंग, पेट खराब है, कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया, इनडाइजेशन है, गैस बन गई, उल्टी होगी, और उल्टी होगी तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहो तो उल्टी कैसे करोगे? मैं अभी हूं, मैं चाहूं उल्टी करना, उल्टी कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। वह करूंगा लेकिन उल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शन है। और जो भी इनवॉलंटरी एक्शन होता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? दैट इज मेडुला। क्या? मेडुला, उलाला मेडुला, ठीक है। फिर बात आता है सेरेबेलम की। सेरेबेलम याद करो, छोटा ब्रेन है ना। अगर आपने नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी तो एक मूवी में बोलता है इधर नहीं मारने का, इधर छोटा ब्रेन होता है, छोटा मगज होता है, मगज यानी ब्रेन, है ना। तो ये छोटा ब्रेन याद करो डायग्राम में, ये देखो, ये दिख रहा है सेरेबेलम। डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो सेरेबेलम मतलब ये पार्ट, इतना एरिया, ये है सेरेबेलम, है ना।
तो ये आपके खोपड़ी का पिछला हिस्सा ही तो है, तो कहते हैं यहाँ चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ चोट लगी तो ये पूरा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ चोट लगी तो चोट का असर मेडुला तक भी जाएगा, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेडुला तक असर गया तो ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा तो आपकी मौत हो सकती है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो सेरेबेलम, अब आइए सेरेबेलम के पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं। हमारे बॉडी का जो पोस्चर है, हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, उसे बनाए रखने में, उसे मेंटेन करने में किसका रोल है? सेरेबेलम का। ठीक है, जैसे आपको कह दिया जाए कि एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करो, सीधे रास्ते पे वॉक करो, तो आप कैसे अपना बैलेंस बनाकर चल रहे हो? क्योंकि उसमें कौन हेल्प कर रहा है? सेरेबेलम हेल्प कर रहा है। और वॉलेंट्री एक्शन में प्रिसीजन, वॉलेंट्री एक्शन तो सेरेब्रम कंट्रोल करता है, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसे वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जिनमें बहुत प्रिसीजन चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कि सुई में धागा डालना है, तो सुई में धागा डालने के लिए एक हाथ से सुई पकड़ोगे, एक हाथ से धागा, तो आपने हाथ को मूव किया, तो ये तो वॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, और ये तो सेरेब्रम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब सुई और धागा लेकर उसमें धागे को सुई में डालोगे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि धागा सही जगह जाए, यानी यहां प्रिसीजन की बात आ गई, या महीन काम जहां कंसंट्रेशन बहुत रिक्वायर्ड है ना। तो ऐसा वॉलंटरी एक्शन जहां कंसंट्रेशन, जहां अलर्ट, या कह लो कि जहां बहुत ही ध्यान रखना होता है, प्रिसीजन चाहिए, ऐसे एक्शन को भी कौन, प्रिसीजन को भी कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। ठीक है, लेकिन ये मेन ध्यान रखना है कि बैलेंस को कंट्रोल यही करता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि साइकिल को चलाना है, बाइक चलाना है, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, कौन हेल्प करेगा? सेरेबेलम। आप कैसे जज करोगे कि मेरा बॉडी का बैलेंस बन रहा है कि नहीं? मैं साइकिल चला रहा हूँ तो साइकिल का बैलेंस बन रहा है कि नहीं? तो बैलेंस हेल्प बताने में कि बैलेंस हो या आप नहीं हो, सेरेबेलम हेल्प करता है। और शराबी आदमी शराब पीता है, उसकी चाल बिगड़ जाती है, क्यों? क्योंकि शराब यानी इथेनॉल सेरेबेलम पे ही असर डालता है, और इसके कारण उसका बैलेंस नहीं बन पाता और शराबी आदमी की चाल बिगड़ जाती है, कई बार वो गिर भी जाता है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये सारे ब्रेन के पार्ट्स और उनका फंक्शन, और क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। तो एक स्लाइड में आपका सारा ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन हो गए। अब एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे, वैसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इजी लगेगा। ठीक है, और एग्जाम में कभी ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन लिखने को आ जाए, ठीक है, तो ब्रेन का डायग्राम बनाना, फिर ब्रेन का इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाना, सारे पार्ट्स बताकर इस तरीके से हर पार्ट के सामने उसका फंक्शन लिख देना, फुल नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, चलिए अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो आपने पढ़ा वो कितना समझ में आया देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट करेगा? जहां ब्रेन खत्म होगा, और मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि ब्रेन कहां खत्म हो रहा है। डायग्राम से देखो, ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वहां से शुरू हो रहा है जहां ब्रेन खत्म हो रहा है, और ब्रेन कहां खत्म हो रहा है? यहां आकर ब्रेन खत्म हो रहा है, और ये आपका कौन सा पार्ट है? ये मेडुला पार्ट है, यानी मेडुला के बाद स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट कर रहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? तो स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेडुला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनवॉलंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल करता है? हमने अभी पढ़ा, हमारे बॉडी का जो भी इनवॉलंटरी एक्शन है वो मेडुला कंट्रोल करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि मेडुला किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो फिर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब आप खुद ही देखकर बताओ। आंसर होगा मेडुला इन हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन नहीं, स्पाइनल कॉर्ड नहीं, मिड ब्रेन नहीं, हाइंड ब्रेन। तो ये आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सेपरेट एरियाज ऑफ द डैश आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एक्सेट्रा। तो ये मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाया है, एनसीईआरटी की ही लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो ये लाइन एनसीईआरटी की है, बस लाइन में से मैंने यहां का वर्ड हटा दिया,
तो आप कुछ सुन रहे हो, कुछ स्मेल कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो ये सारे सिग्नल कहाँ, ब्रेन के किस पार्ट में जाते हैं, है ना? ये सारे पार्ट सिग्नल, जैसे आपने कुछ खाया उसका टेस्ट, कुछ नाक से स्मेल किया उसकी महक, कुछ सुना उसका सिग्नल, कुछ देखा उसका सिग्नल, तो यहाँ से सिग्नल यानी नाक का सिग्नल, स्मेल का, हियरिंग का, साइट का, ये तमाम सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, ब्रेन ही में तो जा रहे हैं। तो ब्रेन के किस पार्ट में सिग्नल पहुंच रहे हैं, जहां से ब्रेन आपको बता रहा है कि आपने जो सूंघा है, स्मेल किया है वो पिज्जा है, आपने जो सुना है वो गाली है, आपने जो देखा है वो हाथी है। ब्रेन तो बताएगा ना आपको कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो। तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। सिग्नल कहाँ से आया, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जहां रिसेप्टर होते हैं। तो ब्रेन के किस पार्ट में ये सारे सिग्नल जाएंगे, तो याद रखना कि हियरिंग, स्मेल और साइट, इन सभी का जो एरियाज होता है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पाया जाता है, वो हमारे फोर ब्रेन में पाया जाता है। फोर ब्रेन के भी किस पार्ट में, सेरेब्रम में। लेकिन एनसीईआरटी में फोर ब्रेन लिखा था, तो यहाँ हम आंसर फोर ब्रेन टिक करेंगे। तो हमारे फोर ब्रेन में इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग एरिया लोकेटेड हैं जहाँ ये सिग्नल जाते हैं। फिर ब्रेन उनको क्या करता है, एनालाइज करता है और फिर हमें बताता है कि हमने क्या सुना, क्या स्मेल किया, क्या देखा, क्या टेस्ट किया, ये तमाम तरीके का हमको फिर आंसर मिलता है। तो ये आंसर होगा फोर ब्रेन। ठीक है, ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो एटलीस्ट 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन मैं बता तो दूंगा, होमवर्क आपको करना होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें क्या क्या लिखोगे, व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो अगर मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आता तो आप पार्ट्स में क्या लिख देते, वही सारे पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर फोर ब्रेन में सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, तो सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है, और फिर उनके फंक्शन लिख देते जो मैंने लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आता तब आप सबसे पहले काम ये करते कि ब्रेन का लेबल्ड डायग्राम बनाते, फिर अलग अलग से जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, याद करो, फिर ये फ्लो चार्ट बनाते ताकि फ्लो चार्ट में आप सारे पार्ट समझा सको, और फिर इस तरीके से हर पार्ट का फंक्शन लिख देते। ठीक है, तो अगर 3 नंबर में आएगा तो डायग्राम मत बनाना, 5 नंबर में आता तो डायग्राम बनाकर पार्ट्स फ्लो चार्ट में दिखाकर इस तरीके से फंक्शन लिख दो, मिल गए 5 नंबर। तो क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में समय लिमिटेड होता है, उसी समय में आपको परफेक्ट आंसर लिखना होता है, और जो ये सब कुछ मैनेज कर लेता है वही टॉपर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसे तमाम टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाता रहूंगा, और मुझे पता है कि आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि एनसीईआरटी पढ़ने में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आपके मेरे वीडियो से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो टॉपिक ईजिली समझा दूँ, और इसीलिए ये टॉपिक के वीडियोज़ आपको मिलते लगेंगे। मतलब मेरा ये वीडियोज़ है टॉपिक का, वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, पहली बात तो ये होमवर्क ज़रूर करना, आपको इसका आंसर लिखना है, और लिख कर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर मतलब अपना आंसर और उसकी फ़ोटो कमेंट बॉक्स में लगा देना, या लिख कर बता देना कि यस सर मैंने इसका आंसर लिख दिया है। ठीक है, ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। अब बात करते हैं कि भाई यूट्यूब पर अगर आप पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कमी रह जाती है कि आप अपने पर्सनल डाउट नहीं पूछ पाते। ठीक है, बहुत सारे स्पैम आते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बैचेस लॉन्च किए हैं, ताकि उस बैच में आप अपने पर्सनलाइज्ड अटेंशन के साथ पढ़ सकें, डाउट पूछ सकें, और भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, और एनसीईआरटी को समझ सकें।
तो आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन हमने दिया है उन्नति बैच में, ठीक है। तो उन्नति बैच, निपुण बैच, ये दोनों बैच इस समय आप देख पा रहे हो कि आपके लिए अवेलेबल है अड्डा 24/7 ऐप, ठीक है। दोनों बैचेस के बारे में बता देता हूं, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैचेस परचेस करते समय कोड क्या लगाना है। तो कोड है आपका Y915। अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोड लगाने से पहले बैच के बारे में जान लीजिए, ठीक है, और तब फिर कोड अप्लाई करेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। अब जैसे ये उन्नति बैच है, ठीक है, उन्नति बैच पूरे साल भर हम इस बैच में आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। एनसीईआरटी का हर चैप्टर, हर टॉपिक हम आपको इस उन्नति बैच में पढ़ाएंगे। उन्नति बैच में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दे रहे हैं, हम खुद इस बैच में लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। प्लस निपुण बैच का सारा एक्सेस आपको मिलेगा। तो निपुण बैच में जो भी हम सैंपल पेपर कराएंगे, वर्कशीट है, यहाँ रिकॉर्डेड वीडियोस है, यहाँ हैंड रिटेन नोट्स है, उसका पूरा एक्सेस फ्री में मिलेगा आपको उन्नति बैच में। यानी अगर आप उन्नति बैच लेते हो तो फिर निपुण बैच की सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएंगी, आपको फिर से अलग से निपुण बैच नहीं लेना पड़ेगा, और फिर बाद में सैंपल पेपर भी नहीं लेना पड़ेगा, पैसा बचा, है ना। फिर उन्नति बैच में हम आपको हर चैप्टर का लाइव क्लास लेंगे, हर चैप्टर को हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाएंगे, डाउट क्लास लेंगे। फिर निपुण बैच की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, मतलब फीचर हैं, वर्कशीट जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट का जिसका लाइव सोल्यूशन, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, है ना। 3D डायग्राम, क्योंकि आपको डायग्राम जो हम बताते हैं वो 2D में होता है, एक्चुअल में सारी चीज़ें 3D में होती हैं। तो डायग्राम को बेहतर तरीके से समझ पाएँ इसके लिए 3D डायग्राम का भी हम आपको एक्सेस देंगे, जिससे आप हर डायग्राम को, हार्ट का डायग्राम हुआ, लंग्स का डायग्राम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हुआ, फिजिक्स के किसी सर्किट का डायग्राम हुआ, वो आप इजीली इन 3D डायग्राम में देख सकोगे, ठीक है। अब बात आती है उन्नति बैच में सबसे मेन फीचर है हमारी फैकल्टी की टीम, जो आपको हर चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगी, और इस बैच का एक्सेस आपको बोर्ड एग्जाम तक रहेगा। यानी जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं ओवर हो जाते तब तक हम आपको इस बैच का एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करें प्राइस की, तो यहाँ अगर अब प्राइस देखा जाए तो ऐप पर, अड्डा 24/7 ऐप पर जो प्राइस दिखाएगा वो 2471 2400 का। लेकिन जैसे ही आप कोड अप्लाई करते हैं, कोड कौन सा अप्लाई करना है मैंने अभी बताया, Y915। जैसे ही आप कोड अप्लाई करेंगे और कोड अप्लाई करने के बाद आपको ये उन्नति बैच अराउंड 2100, यहाँ तो आपको प्राइस 2100 से भी कम दिख रही है, डेट इज 2050, यानी 2050 रुपये, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है, क्लियर। और अगर हम बात करें निपुण बैच की, तो निपुण बैच में हम रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं, हर चैप्टर के हम रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं। निपुण बैच में हम लाइव नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, यहाँ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहा है। लेकिन उन्नति बैच में हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का हर चैप्टर, तो ये थोड़ा अंतर है। निपुण बैच में वर्कशीट मिल रहा है, वर्कशीट का लाइव सोल्यूशन मिलेगा। वर्कशीट में क्या है, क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, हर चैप्टर का क्वेश्चन, और उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उसका सोल्यूशन देंगे हम लाइव क्लास में। सैम्पल पेपर दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का, 15 सैम्पल पेपर, उसका भी हम सोल्यूशन लाइव क्लास में कराएंगे। हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं। और अगर आप उन्नति लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, यानी निपुण बैच के सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे फ्री, फिर अलग से आपको निपुण बैच नहीं लेना होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि निपुण बैच लें कि उन्नति बैच लें, ठीक है, डिसीजन आपका। लेकिन हमसे जुड़कर पढ़िए और सीबीएसई टॉपर बनिए। तो यहाँ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ओनली ऑन अड्डा 24/7 फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।